अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर शकील कुल शेख, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्रीक जनरल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस एक दो वर्ड्स के जो है वो मजमुआ है, ऑस्टियो एंड आर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ का सूज जाना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले नी जॉइंट की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। नी जॉइंट बेसिकली एक इस तरह का एक जॉइंट होता है, इसको जिसमें एक ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं फीमर और नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं टिबिया जी। तो ये दोनों के जोड़ का मिलाप से बनता है ये, और उसके ऊपर एक और छोटी हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं पटेला। अच्छा, इंसान को सिर्फ हड्डी नहीं चलाती, उसके मसल्स, उसके लिगामेंट्स, उसके टेंडन्स बराबर में वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके नी जॉइंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, नी को मूव करने के लिए, जैसे हम रोज़मर्रा में जैसे हम वॉक करते हैं, बैठते उठते हैं, चलते हैं, स्टेयर्स अप एंड डाउन करते हैं, इसके लिए उन मसल्स का जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके ऊपर जो मसल्स होते हैं फीमर के ऊपर, वो मसल्स को क्वाड्रिसेप्स कहते हैं हम अपनी ज़बान में, और ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नी जॉइंट के स्पेस को बरकरार रखने के लिए। सही। जब ये मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं तो आपका नी जॉइंट का स्पेस नॉर्मल होता है, तो अब ये मूव कर रहा होता है। अब ये जब ये मसल्स वीक हो जाते हैं तो इस बोन के अंडर सरफेस पे, अंदरूनी सरफेस पे एक कुरकुरी हड्डी होती है। तो जब ये स्पेस मसल्स के वीकनेस की वजह से मसल, ये जो स्पेस तंग हो जाता है, तब ये आपस में रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने की वजह से जो सराउंडिंग में जो झिल्ली होती है, जो कैप्सूल होते हैं, वो सब स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने के बाद जोड़ पूरा सूज जाता है। जो अंदर जो कुरकुरी हड्डी होती है उसमें पानी जमा हो जाता है, वो घिस रही होती है। तो बेसिकली ये घिसना और ये सूज जाना, इसको हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर इसकी तशख़ीस के हवाले से बात की जाए या इब्तदाई अलामात के हवाले से, बल्कि मैं चाहूँगा कि पहले इब्तदाई अलामात पर बात हो जाए। जैसा कि आपने बताया कि सूज जाना, तो क्या इसके अलावा भी कुछ अलामात हैं, और जब अलामात ज़ाहिर हों तो तशख़ीस का क्या तरीक़ा है? देखें, इस नी जॉइंट के कार्टिलेज जो है वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे नर्व्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक। तो जब ये घिस रहा होता है, जब ये स्पेस तंग हो रहा होता है, तब पेशेंट को कोई भी नी पेन नहीं होता। इसके ऊपर ही एक मेनिस्कस होता है जो कि फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे हम बैठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ फोर्सेस, जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करके उसको नीचे तक पहुंचाता है। तो ये अनइवन हो जाती हैं। जब आपका स्पेस तंग हो जाएगा ना, तो ये घिसेगी तो इसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो इसके बरक्स फिर जब ये एक्सपोज हो जाता है ना, जब ये कुरकुरी हड्डी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और नीचे जो अंडरलाइन जो बोन होता है वो एक्सपोज होता है ना, उसमें होती है नर्व एंडिंग्स। वो जब उनमें घिसड़ होना शुरू हो जाता है ना, तब होता है हमें पेन। स्टार्टिंग में थकावट होगी, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाएगा, या बैठ के उठेगा तो उसको जो है वो एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, या उसकी कड़कड़ आवाज़ फील होगी। ये अलामतें हैं इस नी आर्थराइटिस की शुरुआत होने का। और आजकल तो हम यंग जनरेशन में, जो क्योंकि हमारी इतनी लग्जरियस लाइफ हो गई है कि हम यंग जनरेशन में कोई भी फिजियोथेरेपी, नॉर्मल फिज़िकल वर्क देख नहीं रहे हैं। तो हम अब, पहले जो ये एज रिलेटेड चीज़ें होती थी जो 45 प्लस होती थी, अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस में 30 प्लस में देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो डॉक्टर साहब, डायग्नोस के हवाले से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लाइक एक्सरे, MRI, इस तरह की चीज़ें?
बिल्कुल, देखिए डायग्नोसिस स्टार्ट होती है और मैनेजमेंट स्टार्ट होती है पेशेंट की हिस्ट्री से। जब तक आप पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे, आप प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये एक मिथ भी बन चुकी है, एक पेशेंट की साइकोलॉजी भी बन चुकी है कि पेशेंट को अगर 50-60% पेन है तो उसका ब्रेन जो है ना उसको बढ़ा के बताता है, क्योंकि उसको और इतनी थकावट हुई होती है। तो पेशेंट को सुनना, पेशेंट को एग्जामिन करना, यही पेशेंट का 20-30% पेन ख़त्म कर देता है। लास्ट फ्यू ओपीडीज़ में मेरे पास कुछ पेशेंट आए थे जिन्होंने उस वक्त बैठे बैठे, जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली और एग्जामिनेशन की, उन्होंने उसी वक्त बोल दिया कि सर हमारा 20-30% पेन कम हो गया। अब ये ना उन्होंने गोली ली, ना कोई मेडिसिन ली, ना कोई फिजियोथेरेपी की, मगर उनका पेन कम हो गया। तो ये देखें, उस नी आर्थराइटिस के साथ एक साइकोलॉजिकल पेन भी जो है वो एड ऑन हो जाता है। तो वो चीज़ें बेहतर करने के लिए पेशेंट को सुनना ज़रूरी है, ताकि जो है वो उसका भी एड ऑन इफेक्ट हो। और इसके अलावा हम स्टेजिंग करते हैं। जब ये आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, उसका लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, उसकी डेली एक्टिविटीज़, उसका वज़न, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद हम एक्सरे करवाते हैं, ताकि हम स्टेज कर पाएँ कि ये पेशेंट किस स्टेज पे है। उसके बाद हम फिर फर्दर जो है वो उसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। ठीक। और डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि लाइक किसी भी स्टेज पर हो तो स्टार्टिंग से ही उसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा जाए? बिल्कुल, पहली जो 3 स्टेजेस हैं ना, उसमें आप पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं, मगर ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सिर्फ सिंगल थेरेपी से सही नहीं होती, ये कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी से ठीक होती हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है। अगर पेशेंट का जो है वो नी सूज रहा है, बज़ाहिर उसको इफ्यूजन जैसे पानी जमा हो गया है घुटने के अराउंड, तो वो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप उसको थोड़ा एलिवेट करके रखें ताकि उसकी सूजन थोड़ी सी कम हो। उसको जो है वो जब आप सोएं तो 2 तकियों के ऊपर रखें, नीचे ज़मीन पे ना बैठें, थोड़ी ऊंची चेयर जो है वो इस्तेमाल करें, ये चीज़ें। और साथ साथ आप उसको पेन किलर और फिजियोथेरेपी दें, ताकि वो उस चीज़ों से, मैं यूजुअली पेन किलर्स बहुत कम देता हूँ, सिर्फ तब देता हूँ जब उनको एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो, वरना मैं उनको कहता हूँ कि हस्बे ज़रूरत ले लें, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उनको आइसिंग की सजेशन देता हूँ। आइसिंग जो का रोल जो है वो इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करने में जी बिल्कुल जो है वो हेल्प आउट करती है। अलॉन्ग मैं डाइट मॉडिफाई के लिए कहता हूँ, ताकि वो मीठी चीज़ें, अगर किसी का वेट पुट ऑन हो रहा है तो वो मीठी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इसको अवॉइड करें ताकि उसका वेट थोड़ा सा लूज़ हो और ये चीज़ें स्मूथली चलें। तो ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी है। ठीक। उसके बाद फिर हम जाते हैं इंटरवेंशंस पे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंटरवेंशन, तो मैं चाहूँगा कि आप साथ ही साथ फ्लो में ये भी बता दें कि ये क्या स्टेज है या क्या किया जाता है। बेसिकली मिनिमल इन्वेसिव से लेके फिर एक्सटेंसिव जो है वो इंटरवेंशंस होती हैं। जैसे मिनिमल इन्वेसिव में बाज़ लोग जो है ना वो PRP लगाते हैं। इनकी स्टेजेस होती हैं, 2 और 3rd स्टेज पे हम PRP लगाते हैं। मैं यूजुअली PRP और हाइलुरोनिक एसिड का रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आजकल लिटरेचर में भी ये आया हुआ है और मैंने अपने पेशेंट्स में भी देखा है कि PRP और हाइलुरोनिक एसिड का रोल कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर कोई भी जो है वो वैस्कुलरिटी नहीं, कार्टिलेज इज़ ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, उसमें कोई भी खून की शरियान नहीं होती। वो पानी जो जोड़ का होता है वो ही डिफ्यूजन के थ्रू खाना और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो जब आपका नी मूव करेगा तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो आप लोकली एक PRP और हाइलुरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन आप इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं नी जॉइंट में। वो ये करता है कि PRP में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसकी हीलिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उसको कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं। और जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीन एंजाइम होते हैं जो कार्टिलेज को डिग्रेड करते हैं, उनको इनहिबिट करके उनकी वेयर एंड टियर का जो मैकेनिज्म है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। और साथ साथ में कोलेजन सप्लीमेंट्स भी देता हूँ ताकि उससे भी उसका इफेक्ट इन्हेंस हो। ये सारी चीज़ें स्टेज 3 तक ही महदूद है। ठीक।
यानी अगर इससे स्टेज अगर आगे बढ़ जाएगा तब तो ये है कि फिर सर्जरी मस्ट। उसके बाद तो जो है वो स्टेज 4 जो है उसमें आपके घुटने टेढ़े हो जाते हैं। देखें जैसे एक माँ के पेट में बच्चा मर जाता है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि अभी इसकी जल्दी सर्जरी करवाएं वरना माँ की जान खतरे में हो जाती है। तो इसी तरह ये होता है कि घुटने अगर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो वो ऊपर कूल्हा, कमर, कंधा, गर्दन इन सब को ख़राब करना शुरू कर देता है। आपकी चाल टेढ़ी हो जाती है, इंसान चल ठीक से नहीं पाता, तो ये दूसरे जोड़ों को ख़राब कर देगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको नी की सर्जरी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फिज़ियोथेरेपी और ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे ये प्रोसेस ठीक नहीं होगा। फिज़ियोथेरेपी तक आपकी स्टेज 3 है। अच्छा, स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज है जिसमें घुटने टेढ़े हो जाते हैं उसमें सर्जरी के बाद भी फिजियो और उससे पहले भी फिजियो का रोल बहुत ज़रूरी है। प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप, प्री ऑप जिसको हम प्री हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन, पोस्ट हैबिलिटेशन कहते हैं। तो इस हवाले से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको फंक्शन करने के लिए। देखें अल्लाह ताला के दिए हुए घुटने भी ख़राब हो गए तो इन मसनूई घुटनों की क्या औकात है उनके आगे, बेसिकली वो भी ख़राब हो जाएंगे। अगर आप सही तरह से फिजियो नहीं करेंगे ऑपरेशन के बाद तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। अगर आप फिजियो सही करेंगे तो उनकी भी लाइफ 10, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक भी चल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद भी आपका काम, देखें डॉक्टर का काम है उस तक सिर्फ सर्जरी करना, सर्जरी के बाद आपका काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। फिजियोथेरेपी जब तक नहीं करेंगे रेगुलरली, अच्छा फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट आके सिर्फ फिजियोथेरेपी कराएगा। होम गाइडेंस लाजमी, होम गाइडेंस लाजमी है। उसके बाद आप खुद से 2 से 3 मरतबा फिजियोथेरेपी करेंगे। बिल्कुल ये जब तक मसल्स स्ट्रेंथन नहीं होंगे तब तक बोन्स को एड ऑन हेल्प नहीं मिलेगी और ये सारा जो है वो ये लाइफ जो टोटल नी रिप्लेसमेंट की अब करते हैं इसकी बढ़ेगी नहीं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर शकील गुल शेख साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चों में और बड़ों में गैजेट्स का इस्तेमाल, बोलने वाली गेम्स का इस्तेमाल, मशक्क़त वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अहमियत न देना, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से और गैजेट्स की वजह से उनके जॉइंट्स पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? देखें ये इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी फ़िज़िकल लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है जब आपकी जोड़ों की नशोनुमा ही उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से होती है। अगर कोई मोबाइल, लैपटॉप पे पूरा दिन बैठा है या किसी बच्चे को दिया जाता है या कोई बड़ा भी उस पर सिर्फ गेम्स खेल रहा है या कोई भी काम कर रहा है मगर पूरा दिन उसकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो उसके जॉइंट्स फिर स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस का मतलब है कि एक जोड़ का अकड़ जाना। तो ये हर जोड़, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि जो जोड़ के अंदर कोई भी रगें नहीं होती, वो उनका फ्लूइड ही होता है जो सर्कुलेट करता है और खाना पहुंचाता है और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो उसकी जोड़ की और कुरकुरी हड्डी की नशोनुमा जो होती है ना वो उसकी मूवमेंट से होती है। जितनी आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे उतनी ही आपकी जोड़ों की लाइफ बढ़ेगी, वरना आपकी लाइफ कम होती जाएगी। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि 30s की एज में लोगों को, मेरे पेशेंट्स को पेन होना शुरू हो जाता है, जोड़ अकड़ना शुरू हो जाते हैं, वो घुटना पूरा सही तरीके से मोड़ नहीं पाते या नीचे नहीं बैठ पाते, बैठ के उठने पे दर्द होता है। ये उसी वजह से हो रहा है कि कुरकुरी हड्डी आपस में घिस रही होती है, मसल्स वीक हो रही हैं, तो ओवरऑल ही फिज़िकल जो है ना वो आपके जो हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से ये आपको नेक पेन होगा। कंटिन्यूसली आप नेक को एक पोजीशन पे रख के बैठेंगे तो आपको नेक पेन होना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर स्पाज्म आ जाएगा, मस्कुलर स्पाज्म स्टार्ट हो जाएगा, बैक स्पाज्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी सिटिंग करेंगे, जितनी लाइंग डाउन करेंगे उतना ही बैक पे प्रेशर बढ़ेगा, उतनी ही बैक स्पाज्म की चीज़ें बढ़ेंगी और स्पाज्म फिर आपकी प्रोलैप्स कराता है, डिस्क की डिहाइड्रेशन कराता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी जोड़ों की जो नशोनुमा है वो जब ख़त्म हो जाएगी तो वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये आजकल ये जो आर्थराइटिस अर्ली एज में स्टार्ट हो रहा है वो इसी वजह से, हमारी लग्जरियस लाइफ की वजह से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल तो जितना हो सके फिज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करें। कंपैरेटिवली ये जो आप मोबाइल, लैपटॉप, इन पे जो आजकल चीज़ें जो होती हैं और इनएक्टिविटी जितनी बढ़ रही है उससे बहुत नुकसान होगा।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बिलखुसूस अगर ख़वातीन की बात की जाए तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से भी आप बताएं कि ख़ास तौर पर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी कमर भी और घुटने भी जो हैं वो बहुत जल्द या तो जवाब दे जाते हैं या बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बेसिकली ये वैसे लिटरेचर में इतना है नहीं, इसके बारे में नहीं बताया गया, बट जो आजकल हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं वो इस वजह से है कि कैल्शियम तो नॉर्मल जो है वो बोन से निकल के ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। जो एक्चुअल डिफिशिएंसी होती है वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है, और विटामिन डी डिफिशिएंसी, जो विटामिन डी का जो पहला प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है सनलाइट के एक्सपोजर में। आप 10 मिनट के लिए सिर्फ सनलाइट का एक्सपोजर करें, जो फजर की नमाज के बाद का जो धूप आती है उसमें आपका 10-15 मिनट्स के सनलाइट का एक्सपोजर होगा, आपका विटामिन डी बनेगा। और विटामिन डी ही जो है वो एक ट्रांसपोर्टर है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर ही नहीं होगा तो आप कैल्शियम जो गट से लेके या इंटेस्टाइन से लेके जो आपके बोन्स तक या ब्लड तक पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्टर ही नहीं होगा तो उस कैल्शियम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। भले आप फिर कितनी भी दवाइयाँ ले लें, न्यूट्रिशन ले लें, उस कैल्शियम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि सनलाइट एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और फीमेल्स में ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनमें एक निज़ाम रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, माहवारी का, जिसकी वजह से वो ब्लड लॉस, कैल्शियम और विटामिन डी का लॉस हो जाता है। और वो फिर क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस आती हैं और बोन्स से वो कैल्शियम या विटामिन डी निकाल के बोन ब्लड में नॉर्मल रखते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड में जब हम टेस्ट कराते हैं तो वो नॉर्मल मिलती हैं, वो एक्चुअली नॉर्मल होती नहीं है, वो बोन से रिजॉर्प्शन होके ब्लड में नॉर्मल करके आती हैं। तो आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम योर डाइट और अलॉन्ग विद द सनलाइट एक्सपोजर। ओके जी। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आम तौर पर जो है वो देखा गया है कि वाटर इनटेक जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं लोग, तो उसकी वजह से हाइड्रोलाइटिक पेन्स होती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस हवाले से भी आप बताएं कि ये कितना नुकसानदेह है जॉइंट्स के लिए। देखिए, पानी इंसान के जिस्म का जो 70-80% जो है वो बॉडी में पानी है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स, सारे जो हमारे जो अज़वा हैं वो काम करते हैं। अगर वो ही नहीं होगा तो सारी चीज़ें अकड़ जाएंगी, सारी चीज़ें जो है वो उनका एक्टिविटी लेवल कम होती जाएगी। जैसे किडनीज़ हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन है, सब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं। अगर वही चीज़ें नहीं होंगी तो ये सारी फिर अब जोड़ों में अगर पानी जो फ्लूइड बन रहा है उसमें भी वाटर कंस्टिट्यूएंट होता है 60% 70%। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो वो फ्लूइड नहीं बन पाएगा। जी। नी जॉइंट का, आपका ब्रेन का, CSF का, ये सारी चीज़ें वाटर होता। हर हमारे जो पूरे बॉडी में तकरीबन 70-80% पानी है, तो वो ही नहीं होगा तो आपकी पूरी बॉडी डिसफंक्शनली वर्क करेगी। फिर आपको थकावट होगी, दर्द होगा, अकड़पन फील होगा। तो जैसे ही किसी में अकड़ावपन होता है ना, उसको मूव करते हैं तो तब आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेच आता है। और अब कोई भी जिसमें नमी होगी, कि इसमें थोड़ी सी लचक होगी, उसमें दर्द नहीं होता। तो इसी तरह मसल्स में भी जो वाटर कंस्टेंट है वो कम हो जाता है। वाटर कंस्टेंट कम होगा, उसमें स्ट्रेच बढ़ेगा, वो सुकड़ जाते हैं। बेसिकली सुकड़ते, जैसे ही आप उनको वर्क कराते हो तो वो स्ट्रेच होते हैं, उनमें लचक ही नहीं होती, तो दर्द करवाते हैं। तो इस हवाले से पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हमारे इस पाकिस्तान में, कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो डेली जो है वो इवन आप जो सांस ले रहे होते हैं उसमें भी आपके वाटर वेपर्स जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। तो आपको एटलीस्ट 10 to 12 गिलास ऑफ वाटर जो है ना वो पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जंक फूड के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप एक अपना तज्ज़िया पेश करें कि अक्सर लोग जो हैं वो मतलब फ़ास्ट फूड के और जंक फूड के बड़े दीवाने हैं, और कराची में बहुत तेज़ी से जो कि आजकल शाखें खुल रही हैं जंक फूड की और फास्ट फूड्स की, और बहुत ज़्यादा बेदरेग उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि एक तो सहल पसंदी, आसाइश की ज़िंदगी प्लस साथ में जंक फूड का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके जॉइंट पर क्या असर डालेंगी?
देखिए ये सारी ही चीज़ें आपके जॉइंट पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। पहले ये कहा जाता था कि जो है वो हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते थे, मक्खन ये सारी चीज़ें खाते थे, मगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत होती थी, तो वो जो है वो इक्वली बैलेंस्ड आउट हो जाता था। आजकल सिर्फ है मेंटल वर्क, फिज़िकल वर्क कुछ भी नहीं। तो उसके बरक्स हम उसको एडिशन देने के लिए हम ऑयली फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं जो ऑयल से भरे हुए होते हैं, मीठी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी कैलोरीज हमारे बोन्स में, हमारे जो है ना वो अंदर फैट के डिपॉजिशन और ये कैलोरीज की शक्ल में अंदर डिपॉजिट होते हैं, और वो ही फिर आपकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी और ये जोड़ों पे वज़न देना। देखिए एक आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जी जी, ठीक है, उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उससे बढ़ेगा तो आपके ऊपर एक समझ लें कि आपके जोड़ों के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है वो वज़न बढ़ गया है। अब वो जो बढ़ा हुआ वज़न होगा वो अब ये जोड़ जब उठाएंगे, जब वो फोर्सेस ट्रांसमिट ही नहीं होगी, डेविएट होंगी, तो वो और ज़्यादा डैमेज करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी जॉइंट्स को। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें, आप एक 20 किलो की बोरी उठा रहे हैं या कोई भी एक वेट उठा रहे हैं, तो आप कितनी देर के लिए उठाएंगे? आप कभी तो थकेंगे, बोलेंगे कि अब मैं इसको रख दूं। ठीक है, इसी तरह ही है, आपका वेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आपका जो है ना वो एक्टिविटी है नहीं, वो बैलेंस आउट हो नहीं रहा, तो इसी तरह आपके जोड़ों पे वर्कलोड बढ़ रहा है, तो वो और मज़ीद जो है ना वो स्पेस डिक्रीज़ करा देते हैं। जब स्पेस डिक्रीज़ होगा तो आपस में चीज़ें रगड़ेंगी तो ये ब्लो आउट होगा, ख़राब होंगी, घिसड़ेंगी। ये सारा वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म, वही चीज़ें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही प्रोसेस दोहरेगा, और ये सारे जो ना डैमेज का प्रोसेस इसी तरह ही शुरुआत होती है। तो अवॉइड करें जितना, हाँ वीकली मंथली सही है, बट अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है तो खाएं, अदरवाइज़ ये खाना जो है वो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ सवालात आपकी ज़िंदगी से मुतालिक भी हों, ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है बिज़नेस में, तो मुझे तो बना बनाया बिज़नेस ही मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक रनिंग बिज़नेस है, तो मुझे तो कोई उसमें मुश्किल नहीं होगी। बट जब मैं जो है वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था, तो वो पूरा दिन एक जगह पे बैठ के सिर्फ यही चीज़ें कर रहे हैं, कोई जो है वो कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मैं अपने अंकल से इंस्पायर्ड था, वो अपनी क्लिनिक्स भी करते थे और ये सारी चीज़ें भी करते थे, और जब मरीज़ की दुआएं मिलती थी ना, वो एक जो है वो जो आपको इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। अब मेरी ड्यूरिंग MBBS तो इतना जो है वो चीज़ें नहीं थी, बट जब मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की तब मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसके बच्चे के नोज़ में एक सेल, जो छोटे सेल होते हैं ना जो गाड़ियों के और उसके बैटरीज, वो नाक में चला गया था। जब मैंने उस नोज़ से उसकी बैटरी को निकाला तो वो इतनी दुआएं दे रहा था कि आपकी एक जो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है वो बच्चे को गले लगा के, और वो जो है ना वो जो सेटिस्फेक्शन वो मुझे बिज़नेस में नहीं मिल रही थी। तो मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया, और मैं सोचा आगे भी मुझे, वरना मैं सोच रहा था कि डॉक्टर बन के चलो, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मैं वापस बिज़नेस में चला जाऊँगा। बट फिर उसके बाद जब मैं फिर मेरा ENT में इंटरेस्ट हुआ कि मैंने वो केस देखा था। उसके बाद जब मैं ऑर्थोपेडिक्स में गया तो एक पेशेंट को ट्रॉमा के साथ आया था, वो गिर के आया था, उसकी हड्डी टूटी हुई थी, उसका इतना ब्लड लॉस हो रहा था। एक डॉक्टर ने उसका जो है वो ब्लड, वो पूरा आर्टरीज कटी हुई थी, उसको वो लाइगेट किया, रिपेयर किया। उसके बाद फिर जो है वो उसकी बोन की सर्जरी की, उस बोन से भी बेतहाशा ब्लड जो है वो, एक जब रान की जो हड्डी टूटती है उससे 2 से 3 लीटर का ब्लड लॉस होता है। तो उसकी सर्जरी की, वो नेक्स्ट डे पे उसको अंदर रॉड डाली थी, वो नेक्स्ट डे पे खड़ा हो गया और चलना शुरू हो गया, और वो इतनी दुआएं देने लगा कि वो आपकी जो मेरे माइंड में बैठ गई कि ऑर्थोपेडिक्स जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी है, और एक स्ट्रेचर पे लेटा हुआ इंसान सर्जरी के बाद ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये तो एक ड्रामेटिक और जो है वो इतना बहुत बेहतरीन जो प्रोग्नोसिस वाला जो रिज़ल्ट आया था,
वो मुझे इंस्पायर कर रहा था कि जो है ना वो मुझे बस इसी फील्ड में जाना है और इसी फील्डों में मुझे मरीज़ों की खिदमतें सर अंजाम देंगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हर एक शख्स की कामयाबी में उनके असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके कोई एक उस्ताद जिनका आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहें। देखिए मैं एक तो उस्ताद नहीं है, बहुत सारे ही हैं, क्योंकि पूरे ही हर उस्ताद ने कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है। आप किसी ना किसी से लर्न कर रहे होते हो, तो एक का नाम लेना तो जो है वो बहुत ही मुश्किल है। मेरे जो फिर भी अगर एक जो ऑर्थोपेडिक्स फील्ड में जो मुझे जो हिम्मत दिलाई और जो सर्जरी के लिए बूस्टअप किया, वो प्रोफेसर सैयद कामरान अहमद, जो मेरे सुपरवाइज़र भी रह चुके हैं, ठीक है, वो मेरे अब भी सुपरवाइज़र हैं। भले मैं इंडस का जो है वो अब इंडस मैंने छोड़ दिया है और मैं कहीं और अपनी जो है वो खिदमतें सर अंजाम दे रहा हूँ, बट मुझे जो लर्निंग जो चीज़ें मिली हैं वो उन्हीं से मिली हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं से अटैच रहा हूँ, तो वही मेरे जो है वो आइडियल हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अब ये आखिरी लम्हात हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। पैगाम तो सिर्फ बस यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, वालिदैन का ख्याल रखें। अपने आपका जब तक ख्याल आप खुद नहीं रख सकेंगे तब तक आप दूसरों का भी ख्याल नहीं रखेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपना पहले ख्याल रखें, जैसे डाइट को सही से यूटिलाइज़ करें, ऑयली फूड्स, जंक फूड्स ये चीज़ें ना करें, गैजेट्स की तरफ ना जाएं, सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप इन चीज़ों पे ना, जो ज़रूरी हैं वो ज़रूरी हैं, मगर उससे ज़्यादा की जो है ना वो चीज़ें ना करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, गेम्स, उसकी तरफ जाएं। अपने बच्चों को भी प्रमोट करें कि वो भी यही एक्टिविटी को जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा होता हूँ कि जो बच्चे हैं वो भी मोबाइल्स पे ही लगे हुए होते हैं, पूरा दिन जो है वो उसी से ही खेल रहे होते हैं। तो उनको थोड़ा सा आप गेम्स की तरफ लाएं, फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लाएं, ठीक है। और अगर कभी भी कोई भी ऐसा जोड़ों का दर्द हो तो रेस्पेक्टिव डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि गली के डॉक्टर को या किसी जो है वो एक बोन सेटर को, या मशवरे आपस में मशवरे से बेहतर है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो आपको सही से गाइड करेगा, जो आपको सही से प्रॉपरली ट्रीट करेगा, कि ना कि आपको इधर उधर की टोटके बता के और ये सारी चीज़ें करा के उसको वर्स करा दे और आपको लास्ट स्टेज पे पहुंचा दे। इससे बेहतर है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया करें। ठीक। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शकील गुल शेख, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्रीक जनरल हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।